हेलो फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये राजपूत काल चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये एंसेंट इंडिया का प्लेलिस्ट चल रहा है, तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं और 25 लेक्चर तक हो चुकी हैं और बाकी सब भी प्लेलिस्ट चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें जाके प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ प्लेलिस्ट में आपको देख सकती हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके पहले हमने देखा था कि जो राजपूत राजवंश है तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। राजपूतों की उत्पत्ति का बहुत सारा थ्योरी बताया गया है, अभिलेख, ऐतिहासिक ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से मैंने बताया था और बहुत सारे जो इतिहासकार है वो अपना अलग अलग मत दिए हैं, तो वो भी मैं आपको बताया था। फिर हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में देखा था और मैंने मैप में भी आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार जो थे। तो ये जो आपको इलाका है तो ये पूरा गुर्जर प्रतिहारों का ये आप देख सकते हैं इतना था, और इधर जो थे पाल वंश थे और इधर राष्ट्रकूट वंश थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के समय में तीन ये मेन राजवंश चलते थे, जो साम्राज्य भी आप कह सकते हैं। तो ये तीन साम्राज्य थे। तो यहाँ पे पाल वंश का साम्राज्य था, यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार थे, और यहाँ पे कन्नौज था। तो ये तीनों कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और ये राष्ट्रकूट वंश। क्योंकि कन्नौज जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, इधर से भी कोई शासक आता था तो पहले ये इधर जीत जाता था और कन्नौज से इधर इधर जैसे कि दिल्ली इंपॉर्टेंट है और इधर शासन स्थापित करने में जरूरी है। और जो कन्नौज था तो अगर आपको व्यापार वगैरह भी करना है तो इधर के जितने भी शासक हो गए तो कन्नौज के तहत होके ही आपको व्यापार करना होगा। चाहे इधर के जो शासक हैं तो अगर आपको इधर पश्चिम बंगाल वाले इलाकों में व्यापार वगैरह करना है तो आपको ये सब इलाके चाहिए। और यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है तो यहाँ से इन सब इलाकों में भी आपको अगर व्यापार करना है विदेश से, तो ये इलाका बहुत ही, कन्नौज जो था ये इंपॉर्टेंट था और ये कन्नौज के लिए बहुत ही संघर्ष चलते रहता था। तो ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जैसे हम थोड़ा सा मैप देख ले, तो मैप में मैंने उस टाइम भी आपको दिखाया था जो पाल वंश थे, तो पाल वंश पूरा यहाँ तक फैले हुए थे। और एक बार आपको मैं ये भी बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार थे यहाँ तक फैले हुए थे, और जब राजपूत थे तो ये भी यहाँ तक फैले हुए थे। तो अब आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि तीनों एक जगह पे शासन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मान लीजिए 400 साल है, अगर 400 साल में किसी का इतिहास है तीनों का 400 साल में, तो ये नहीं है कि 400 साल तक पूरे तरह से एक ही लोगों का शासन कर रहे थे। जब भी मान लीजिए ये गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए तो सिमट के ये यहाँ पे आ गए, सिमट के आए तो फिर अब देखें पाल मजबूत हो गए, तो पाल मजबूत हो गए तो फिर पाल अपना अधिक इलाकों पे आधिपत्य करते हैं और इनका साम्राज्य ज्यादा रहता है। तो मैप आपको वही दिखाया जाता है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों को जीता रहता है, उसका मैप आपको कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जब वो अपने सबसे उत्थान पे रहते हैं कोई भी वंश चाहे शासक, तो उस मैप को ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि उत्थान पे रहते हैं तो सबसे ज्यादा इलाकों को भी जीते रहते हैं। तो इस वजह से वो मैप आपको हर एक जगह दिखने को मिलेगा। तो कभी मिलेगा कि पाल वंश भी यहाँ तक देखेंगे कि शासनकाल इनका स्थापित था, और कभी आपको गुर्जर प्रतिहार दिखेंगे कि पूरी तरह से स्थापित था। तो फिर आप सोचेंगे कि यहाँ तो पाल वंश था उसी टाइम में, तो फिर पाल यहाँ पे थे तो गुर्जर प्रतिहार कैसे यहाँ तक अपना शासन स्थापित कर सके। या फिर राष्ट्रकूट जो थे, आप देखेंगे कन्नौज पे भी अधिकार के लिए युद्ध किया था। तो ये सब था, तो यहाँ तक ये पहुंचे होंगे ये सब इलाकों को जीतते हुए ही। तो अब 400 साल में ऐसा होता है कि कभी मान लीजिए कि गुर्जर प्रतिहारों का जो सबसे ज्यादा साम्राज्य हो तो उसका मैप आपको पता चलता है। चाहे जो पाल वंश देखेंगे तो इस पीरियड में इनका जब शासन सिमट गया होगा तो फिर इनका शासन आया होगा कुछ टाइम के लिए, तो फिर वो मैप ज्यादा दूर तक अपना कब्जा करते हैं। तो वो मैप आपको देखने को मिलेगा हर एक जगह। चाहे राजपूत थे तो इसी काल में 400 साल, या फिर जो 300 साल है इसके काल में आप देखेंगे कि राजपूत भी अपना बहुत ज्यादा बाउंड्री एक्सटेंड किए होंगे, फैलाए होंगे, तो उसका मैप आपको वो दिखाया जाएगा। तो इस वजह से मैप में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी आप देखेंगे पाल वंश का ज्यादातर इलाकों को दिखाया जा रहा है, कभी गुर्जर प्रतिहारों को दिखाया जा रहा है, कभी राष्ट्रकूटों को दिखाया जा रहा है। तो ऐसा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबका एक टाइम पीरियड होता है जब वो उत्थान पे रहता है, उस टाइम का आपको मैप दिखाया जाता है। फिर वो डिक्लाइन भी होते हैं। फिर मान लीजिए पाल आ गए, पाल सबसे शक्तिशाली कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे 300-400 साल है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो भी आए होंगे इसमें पाल वंश जो सबसे शक्तिशाली होंगे, तो उनका मैप का विस्तार हुआ होगा। तो वो मैप आपको दिखाया जाता है, जो सबसे ज्यादा विस्तार करते हैं उस टाइम का मैप आपको दिखाया जाता है। तो ये कुछ कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को आती है, तो ये मैंने आपको बताया। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस मैप को। इस मैप से आपको बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है ये दूर होगा। तो जैसे कि ये था, तो ये आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो थे ये पूरी तरह से ये कब्जा करके रखे थे, और गुर्जर प्रतिहार को भी राजपूत माना जाता है। तो राजपूत काल के तहत ही हम पढ़ते हैं और राजपूत काल के तहत देखते हैं। तो जब गुर्जर प्रतिहार जब डिक्लाइन होने लगते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, तो ये बहुत सारे
छोटे छोटे राजवंश में टूटे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चौहानों का शासनकाल चलता है, फिर परमारों का यहाँ पे चलता है, फिर यहाँ पे गढ़वालों का चलता है, फिर यहाँ पे प्रतिहारों का चलता है। तो बहुत सारे तोमर वगैरह शासनकाल आते हैं, सोलंकी वगैरह, तो चंदेला वगैरह, ये तो यही अब छोटे छोटे राजवंशों के भी बारे में हमें देखना होता है। तो कुछ प्रमुख है उनको मैं आपको बता दूंगा। तो करीब 5-6 हैं, तो 2-3 वीडियो में आपको ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं आगे। तो ये मैप से आप समझ लिए गुर्जर प्रतिहार जो ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, तो यही टूटते हैं तो ये छोटे छोटे राजवंश आते हैं, वही हमें देखना है। तो पहला हम देखेंगे कि गहरवाल, जिसे राठौर भी बोलते हैं, इनके बारे में देखेंगे, इनका शासनकाल वगैरह कहाँ पे था। तो गहरवाल जो और राठौर जी जो राजवंश है, तो इसका आप मैप यहाँ पे देख सकते हैं गहरवालों का, कहाँ पे इनका शासनकाल था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे गहरवालों का शासनकाल था इस इलाकों में, यूपी वाले गहरवाल या राठौर राजवंश। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऊपर आपने देखा था कि गुर्जर प्रतिहार बहुत ही कमजोर हो गए थे और इसका अंतिम जो शासक था तो ये यशपाल था। यशपाल को फिर देखते हैं कि इसकी मृत्यु या फिर हत्या कर देते हैं ये, और चंद्रदेव फिर इसकी स्थापना करते हैं गहरवाल वंश की। इनका कन्नौज पे अधिकार ये कर लेते हैं, क्योंकि कन्नौज का पे भी इनका अधिकार रहता है गुर्जर प्रतिहारों का। और यहीं के शासन जो थे ये जयचंद थे। तो जयचंद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो जयचंद थे वो मदद नहीं करते हैं। इस वजह से माना जाता है कि मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है दिल्ली या फिर पूरे भारत में। तो वो भी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आखिर में उस टाइम पे सिनेरियो था। तो संस्थापक के बारे में मैं आपको बता ही दिया, और इनका जो शासनकाल चलता है ये 1080 से लेके 1103 तक शासनकाल चलता है। और इनकी जो राजधानी रहती है ये वाराणसी काशी में रहती है, और दूसरी राजधानी जो कन्नौज में रहती है। तो कन्नौज में ही ये पराजित करके यशपाल को फिर जयचंद जो चंद्रदेव रहते हैं ये स्थापना करते हैं गहरवाल, या फिर इसको राठौर वंश भी बोला जाता है। तो दूसरी राजधानी इनकी मैंने बता दी, ये कन्नौज में थी, और पहली राजधानी वाराणसी, मतलब उसको काशी बोला जाता है, तो वहां पे थी इनकी राजधानी। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड में थोड़ा लोचा होता है, क्योंकि 1036 ईस्वी में आप देखेंगे यशपाल की मृत्यु होती है। और ये जो चंद्रदेव है इसका शासनकाल आप देखेंगे कि 1080 से 1103 तक रहता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे शासनकाल रह सकता है यहाँ पे इनका 1080 से, जबकि मृत्यु ये 1036 में करते हैं। तो इतना दिन तो ये जिंदा रहे नहीं होंगे। तो ये माना जाता है कि ये जो चंद्रदेव है ये द्वितीय चंद्रदेव है। तो पहले जो चंद्रदेव रहते हैं उनका शासनकाल के बारे में लिखा ही नहीं गया है इतिहासकारों के बारे में। तो ये बहुत सारा मतभेद है। ये दूसरे चंद्रदेव जो इसके शासक आते हैं अगले बहुत दिन बाद, उनके बारे में ये लिखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो चंद्रदेव रहते हैं तो ये स्वतंत्र स्थापित करते हैं गहरवाल वंश। जो ये चंद्रदेव जो रहते हैं मृत्यु तो यशपाल की कर देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की पूरी तरह से घोषणा नहीं करते हैं, और पूरी तरह से जो गुर्जर प्रतिहार रहते हैं उसका शासनकाल नहीं पलट पाते हैं। मतलब कि उनके अधिपत्य में ही रह के ये शासन करते हैं चंद्रदेव। लेकिन जो बाद में चंद्रदेव आते हैं, ये कुछ दिन बाद आप देख रहे हैं 80 वाले, ये पूरी तरह से स्वतंत्र गहरवाल वंश की स्थापना ये करते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा जान। तो थोड़ा सा हम अभिलेख भी देख लेते हैं आखिर में इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पहला जो अभिलेख है तो उसमें हम देख लेते हैं कहाँ से जानकारी मिलती है। तो एक गोविंद चंद है, उनके द्वारा देवरिया तथा सहित माहित की जेतवन बिहार लेख है, इनसे पता चलती है। और ये गोविंद चंद्र, मतलब ये गोविंद चंद का लेख है, इससे पता चलती है हमें अभिलेख जो है। और देवरिया उत्तर प्रदेश में, ये सभी मतलब देखेंगे कि बिहार वाले बॉर्डर से थोड़ा सा दूर पे है देवरिया, आप देखेंगे। तो देवरिया अभिलेख और साहित्य माहित का जो अभिलेख है, और कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है गहरवाल शासकों के बारे में। और कुमार देवी ने एक बिहार का भी निर्माण कराया था, बिहार जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा वगैरह दी जाती थी, निवास स्थान वगैरह थे। तो वो मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया है। तो वो सारनाथ का लेख है, उससे हमें पता चलता है कुमार देवी का जो सारनाथ का अभिलेख है, इससे भी गहरवाल वंश के बारे में पता चलता है। और ये गोविंद चंद्र की पत्नी थी। और फिर हरिश्चंद्र का जौनपुर अभिलेख है, इससे भी हमें इस वंश के बारे में पता चलती है। और ये आप देखेंगे जयचंद्र के पुत्र थे। तो जयचंद्र के भी बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। और अभिलेख के बारे में देख लिया, थोड़ा सा हम साहित्य के बारे में देख लेते हैं। साहित्य मतलब बुक होता है, और अभिलेख मतलब मैंने आपको बताया कि पत्थर वगैरह पे अभिलेख वगैरह लिखवाए जाते थे। तो साहित्य से भी हम देख लेते हैं कि आखिर में साहित्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो ये आप देखेंगे कि जो चिंतामणि ग्रंथ है, हसन निजाम के लेख हैं, चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड इतिहास लिखे गए हैं, तो उसमें इन जो गहरवाल वंश है उसके बारे में भी लिखा गया था, क्योंकि वो पासी में था और जयचंद वगैरह जो मदद वगैरह नहीं आई थी, तो इन सब के बारे में भी ये सब लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। तो अब हम देख लेते हैं जो राजा होते हैं, प्रमुख राजा के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो प्रमुख राजा के बारे में हम देख लेते हैं। वंश में यही सब देखा जाता है, उनकी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था। तो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था लगभग सिमिलर थी, और छोटे छोटे राजवंश थे तो उतना राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था इसमें
इसमें देखी नहीं जाती है। मेनली वंश के बारे में देखा जाता है, जो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ ये सब देखना होता है। जो प्रमुख राजा हो गए, साहित्य होगा, और जो इम्पोर्टेंट चीजें मंदिर वगैरह निर्माण हुई, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। तो वही सब चीजें मैं इसमें आपको बताता हूँ। और ये भी होता है कि जो प्रमुख शासक होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि एक जब आप राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें 100 लगभग 100 150 200 ऐसे शासक आते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए शासक आते हैं, तो वो सब चीजें हम नहीं देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट शासक रहते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि अब वो हमारे देश के पीएम है, तो पीएम भी है, तो आप समझ लीजिए कि सभी पीएम के बारे में आपको नहीं पढ़ना होता है। उसमें आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीएम के बारे में ही पढ़ना होता है। जैसे कि आप नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत दिन तक उनका शासनकाल चलता है। इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा, इन लोग इंपॉर्टेंट थे। लाल बहादुर शास्त्री हुए, मोदी जी हुए। तो अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। हर एक आप उसमें छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए जो पीएम आए हैं, तो उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस में नहीं बताया जाता है। लगभग थोड़ा बहुत इन लोगों के इनकी क्या नीतियां वगैरह थी, ये सब चीजें हमें उसमें देखना होता है। तो गोविंद चंद्र के बारे में हम देख लेते हैं। ये सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे, और लगभग इनका आप शासनकाल देखेंगे तो 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक गोविंद चंद्र का शासनकाल चलता है गहरवाल वंश पे। और गोविंद चंद्र जो है, इनके लेखों में आप देखेंगे विविध विधा विचार वाचमती कहा गया है इनको, मतलब कि बहुत ये ज्ञानी वगैरह थे, तो इस वजह से इस नाम से इनको पुकारा गया है। विविध विधा विचार वाचमती राजा इनको कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञानी थे। इनको अब शक्तिशाली हैं तो ज्ञानी वगैरह होंगे तभी तो शक्तिशाली कहलाएंगे। ये सब चीजें आप समझ ही सकते हैं। और इसका अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के विद्याओं से ज्ञानी थे, तो ये आप समझ सकते हैं। और इनकी जो रानी थी कुमार देवी थी, और सारनाथ में जो धर्म चक्र जिन विहार है, इसको कुमार देवी ने ही बनवाया। मतलब सारनाथ में एक इनका चक्र है, धर्म चक्र जिन विहार बनवाई थी इन्होंने। और इनके एक मंत्री थे लक्ष्मीधर, इन्होंने क्या किया था कि एक कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके जो गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर, इन्होंने एक कृत कल्पतरु नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो अब रचना अगर इनके शासन काल में हुई है, तो इन्हीं के बारे में, राजा वगैरह के बारे में जानकारी मिलेगी। ये सब चीजें आप समझते हैं। तो ये सब जो ग्रंथ वगैरह बताई जाती हैं, तो इतिहास में क्या है, इतिहास कैसे आप जान सकते हैं। किसी ग्रंथ, अभिलेख, कुछ चीजें मिल जाए, तो इन सब से पता चलता है हमें इतिहास के बारे में। तो ये जो लक्ष्मीधर ने लिखा है इस बुक को, तो इससे हमें इनके शासनकाल के बारे में पता चलती है। और गहरवाल जो वंश है, इसके शासनकाल के भी बारे में हमें पता चलती है, क्योंकि ये उन्हीं के भाग गोविंद चंद्र। और दिल्ली के जो तोमर शासक थे, इन्हीं के अधीन थे, गोविंद चंद्र के अधीन थे। मतलब दिल्ली के तोमर जो राजा थे, दिल्ली पे तोमर राजा राज करते थे, तो ये इन्हीं के अधीन, मतलब आप समझ सकते हैं इनके अधीन थे। मतलब वो कुछ भी चीजें नहीं कर सकते थे, इनसे पूछे वगैरह, मतलब इनके अधीन थे। जैसे कि इंडिया के अधीन में ये 28 स्टेट है, तो अब भारत के बिना इच्छा के स्टेट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही ये अधीन थे। और सबसे ज्यादा साम्राज्य वगैरह भी इन्हीं के शासनकाल में माना जाता है। मतलब जो शक्तिशाली और जो सबसे प्रमुख रहता है, उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार वगैरह हुआ रहता है। बहुत सारी चीजों में, हर एक चीजों में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, समाज, संस्कृति, सब में जब बढ़ावा किसी के राजा के काल में हुआ रहता है, तो उसको सर्वाधिक शक्तिशाली या सबसे प्रमुख बताया जाता है। यानी कि इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा विस्तार वगैरह हुआ है, इसी वजह से इनको प्रमुख या शक्तिशाली बताया जाता है। फिर इसके बाद जो शासक आते हैं वो विजय चंद्र वगैरह आते हैं, तो उतना आपको नहीं देखने की जरूरत है। अब हम देखते हैं जयचंद के बारे में। जयचंद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो तराइन का युद्ध हुआ है, तो के शासनकाल में ही हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि इसने मदद नहीं की थी। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, जयचंद के बारे में। तो इनको माना जाता है कि ये विजय चंद्र के उत्तराधिकारी थे, और इनका शासनकाल लगभग आप 1170 से लेकर 1194 तक मानेंगे। और मेरुदंड के चिंतामणि अभिलेख है जो, और पृथ्वीराज रासो आदि से इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। जयचंद के बारे में उसी में लिखा गया है, और काफी इन पे कटाक्ष वगैरह की गई है, क्योंकि ये जो रहते हैं वो पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं करते हैं, इस वजह से इनके बारे में ये सब चीजें लिखी गई हैं। तो अब देखेंगे कि आप जो पृथ्वीराज चौहान है, और इसके बारे में जयचंद की शत्रुता काफी प्रचलित थी, और ये लगभग आप समझिए दिल्ली के सत्ता के लिए थी। लेकिन जो चंद्रबरदाई है, तो उसने जो सहयोगिता थे उसके हरण के बारे में बात की थी। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैप। ये थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए, ये है गहरवाल वंश और ये है चौहान वंश, और इनकी शत्रुता काफी रहती है। और ये दिल्ली वाला इलाका है, तो दिल्ली पे इन्हीं का लगभग शासन कर रहता है चौहानों का, और ये गहरवाल रहते हैं। तो अब ये जो राजपूत राजवंश है, तो ये अपने में अलग, आप मानिए कि ये देशी थे। तो बहुत सारे इतिहासकार आप देखेंगे कि लिखते हैं कि इनमें एकता नहीं थी। तो एकता नहीं थी क्योंकि ये तो अपने में ही एक देश है। तो अब जैसे मान लीजिए आज ये भारत है, तो अब यहाँ पे बांग्लादेश है, तो अगर हमारा युद्ध कल चीन से हो, तो अगर चीन से युद्ध होता है, तो ये बांग्लादेश क्यों हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये हमारे देश का पार्टी नहीं है। वैसे ही अब ये यहाँ पे भूटान
भूटान है। तो अगर आप कभी इतिहास में लिखा जाए फिर से कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने भूटान ने मदद नहीं किया था, ये मदद नहीं किया था, जो बांग्लादेश है इधर जो म्यांमार है ये मदद नहीं किया था। अब ये अपने आप में एक स्वतंत्र देश ही है तो ये क्यों मदद करेगा किसी का। तो वैसे ही यहाँ पे था, ये सब अपने आप में एक स्वतंत्र देश ही थे और हर एक देश अपना सीमा विस्तार करता है। तो ये तोमर जो है इधर गढ़वाल में सीमा विस्तार करना चाहेगा, चौहान जो है ये परमार में विस्तार करना चाहेगा, सोलंकी जो है मतलब सभी अपना चाहेंगे विस्तार करने के लिए। तो हर एक देश शुरू से ही अपना विस्तार करना चाहता है और अभी भी वैसा ही है, सेम है। तो बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने मदद नहीं की, तो मदद क्यों करेगा कोई, ये सब अपने आप में ही एक देश थे। तो देश कोई किसी की मदद नहीं करता है फालतू का। तो ये इतिहासकारों द्वारा बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये अपने आप में ही देश थे। तो इनके बीच में शत्रुता चलती थी और ये शत्रुता दिल्ली को लेकर चलती थी। और बहुत सारे इतिहासकार इसमें ये भी बोले हैं कि जो संयोगिता थी इसका हरण पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि स्वयंवर रचा जाता है और स्वयंवर में आप देखेंगे पृथ्वीराज जो चौहान रहते हैं उनकी मूर्ति को जो जयचंद रहता है उसको मूर्ति लगवा देता है। सभी मतलब राजाओं को वहां पे बुलाया जाता है लेकिन इनकी मूर्ति को लगाया जाता है। और जो संयोगिता रहती है इनको मने मन अपना पति माने रहती है और एक पत्र लिखती है कि अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो मैं शादी किसी से नहीं करेंगे। और फिर ये जाके जो रहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान ये संयोगिता को पूरे स्वयंवर से उठा के वहां से लाते हैं। तो इस वजह से भी इनकी शत्रुता रहती है बहुत जगह। ये भी आप जो पृथ्वीराज रासो में है तो ये चीजें पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलती है, इसमें ये कहानी लिखी गई है। लेकिन मेनली जो किसी भी वंश या फिर किसी राजवंश या फिर किसी साम्राज्य का देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा सीमा विस्तार को लेके ही युद्ध या फिर जो संघर्ष रहता है वो चलते रहता है। तो ज्यादातर संघर्ष सीमा विस्तार के लिए, तो उधर से वो भी अपना सीमा विस्तार करना चाहता था जो जयचंद रहता है। इधर चौहान जो रहते हैं पृथ्वीराज चौहान अपने चौहान वंश के, ये भी अपना सीमा विस्तार करना चाहते हैं। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर रहता है। और बहुत सारा आप अभिलेख देखेंगे जिसमें ये बताया गया है कि जयचंद की कोई पुत्री ही नहीं थी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिख सकता है आपको कि जयचंद की कोई पुत्री ही नहीं थी तो फिर वहां पे ये अपहरण किसका करते हैं। तो ये बस इसमें आपको देखने को मिलेगा जो चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है इसमें आप देख सकते हैं। और फिर होता है कि ये 1192 में होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें होती है कि पहले युद्ध में तो तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की हार होती है और जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वो जीते जाते हैं और दूसरे में ये हार जाते हैं। इसमें ये भी माना जाता है कि जयचंद के कारण ही हारते हैं और क्योंकि जयचंद ने इनका सपोर्ट नहीं किया था इस वजह से ये हार जाते हैं। तो अब इसमें यही है जैसा मैंने बताया कि अब ये जो दोनों वंश थे तो ये अपने आप में देश थे। तो कोई देश किसी की क्यों मदद करेगा ये आप समझिए। और जो पड़ोसी देश रहते हैं वो खुद ही अपने में दोनों दुश्मन रहते हैं। तो किसी भी पड़ोसी का देखिए कि कम ही मतलब है कि अच्छा रिलेशन रहता है किसी देश के साथ, तो वो हमेशा चाहता है कि उसके सीमा को वो जीते, उसके सीमा को वो जीते। तो इस वजह से जब आक्रमण किया विदेशी तो अब ये चाहते थे कि उसको हरा के चाहे युद्ध में वो कमजोर हो जाए ताकि हमारे सीमा की तरफ विस्तार ना कर सके जो जयचंद है। तो ये सब को लेके फिर इसमें माना जाता है। और फिर उसके बाद जब ये हार जाते हैं तो अंतिम जो शासक जयचंद रहता है और इसको फिर चंदावर का युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी रहता है इनको मार डालता है और उसके बाद फिर राजधानी वगैरह में बहुत लूटपाट मचाता है और इनको अंतिम शासक भी माना जाता है। तो यही माना जाता है यहाँ पे अगर दोनों लोग मिलकर मुकाबला किए होते मोहम्मद गोरी का तो वो हार जाता है और फिर यहाँ पे दोनों लोगों को नहीं हारना पड़ता। ये सब कुछ यहाँ पे बात कही गई है। लेकिन अब मानिए कि जो स्वतंत्र अपने आप में देश है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो वही वजह था, इस वजह से दोनों साथ नहीं आते हैं। जैसे पाकिस्तान आज इंडिया आप देख सकते हैं तो वो बिल्कुल चाइना का दोस्त है। अगर कल इंडिया से युद्ध होता है तो पाकिस्तान क्यों आएगा आपको मदद करने के लिए, क्योंकि वो अलग देश ही है और अलग देश है। अगर सीमा बाउंड्री टच करती है तो वो देखेंगे कि आप इंडिया से कितना दुश्मनी चलते रहती है हमेशा, तो वो कभी मदद कर ही नहीं सकता। वही चीजें उस टाइम भी थी ये सब चीजें। और मोहम्मद गोरी यहाँ पे चंदावर के युद्ध में इनको हराता है और इनकी हत्या भी कर देता है। और फिर हरिश्चंद्र वगैरह कुछ दिन के लिए शासन स्थापित करते हैं लेकिन अंतिम शासक माना जाता है जयचंद को ही, गढ़वाल वंश का। और फिर आप मानेंगे कि ये पूरी तरह से तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हो गया था और पूरी तरह से ये सब जब दिल्ली सल्तनत स्थापित होगा उसी के अधीन में ये थे। तो ये यहाँ पे आप जो गढ़वाल वंश है इसके बारे में देख लिया। तो गढ़वाल वंश के बारे में अब हम गढ़वाल या फिर राठौर वंश इनको बोला जाता है तो इनके बारे में मैंने आपको हर एक चीजें बता दी। तो अब हम देख लेते हैं चाहमान या चौहान वंश के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश या फिर चाहमान वंश भी इनको बोला जाता है, चौहान वंश। और पहले हम इसका मैप देख लेते हैं कि आखिर में इनका शासनकाल कहाँ था। जैसे कि मैंने मैप आपको गढ़वाल वंश के बारे में दिखाया था और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी दिखाया था। तो अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इनका चौहान वंश का मैप है कहाँ। ये जो आप मैप देख रहे हैं दिल्ली वाला इलाका, और यहाँ पे तोमर था तो तोमर के बारे में भी बताऊंगा। और तोमर तो ये है चौहान वंश यहाँ पे। तो ये हम देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीजें है वहाँ पे लिखी है। इम्पोर्टेंट क्या, हर एक एक्सपेक्ट को कवर कर दिया गया है यहाँ पे, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा।
और इसके बाद हम परमार वंश को देख लेंगे और उसके बाद जो वंश बचेंगे तो अगले वीडियो में हम चेदी वगैरह को देख लेंगे। चेदी वंश हो गए, सोलंकी वंश हो गए और कलचुरी वंश है। तो 3 वंश को आगे वाली वीडियो में हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें अभी हम 3 वंश को कंप्लीट कर लेंगे जो कि अभी है। तो अभी हमारा है चौहान वंश का, और ये जो है ये सबसे प्रसिद्ध राजवंश में से एक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे कि जो चौहान वंश है तो यही जो रहता है ये, फिर इसके शासक रहते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। तो उसके पहले भी तो पृथ्वीराज आ चुके रहते हैं, इसी वजह से उनको पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है। तो वो सब हम इसमें देखें। तो पहला है कि इनके जो संस्थापक थे, तो आप देखेंगे संस्थापक हैं जो ये वासुदेव थे, मतलब चौहान वंश के। और दूसरा नंबर इसमें पॉइंट है कि पहले इनकी राजधानी अहिछत्र थी और बाद में इनको जो अजय राज द्वितीय आते हैं, अजमेर नगर की स्थापना करते हैं और राजधानी को वहीं पे स्थापित कर देते हैं, जो कि अजय राज द्वितीय रहते हैं। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर में इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलती है, जो कि ये चौहान वंश है। और हमीद महाकाव्य, वंश भास्कर और पृथ्वीराज रासो, ये सब जो ग्रंथ है इससे हमें पता चलती है कि ये जो चौहान वंश है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। जो मैंने ऊपर आपको राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो उसमें बताया गया था कि अग्निकुंड से भी राजपूतों की उत्पत्ति को माना जाता है। तो इनको माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये हमीद महाकाव्य है, जो वंश भास्कर है, पृथ्वीराज रासो है, इसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं इसके बारे में। और अगर आप थोड़ा सा अभिलेख वगैरह की बात करते हैं, तो अभिलेख से इनकी उत्पत्ति, वरल अभिलेख वगैरह है, तो उनसे माना जाता है कि ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत को खारिज किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। इनकी जैसे कि अनेक राजवंश की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। मतलब वासुदेव एक व्यक्ति थे, तो उनके द्वारा मानी जाती है कि इनकी उत्पत्ति या फिर स्थापना हुई है। तो वासुदेव मैंने बताया भी कि पहले संस्थापक थे ये चौहान वंश। और कहीं कहीं ये भी आप सुनेंगे कि जो चौहान वंश वाले हैं, तो इनको भगवान राम जो है उनके वंशज माना जाता है। तो अब मान लीजिए कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये चल रहा है 11वीं ईस्वी में और भगवान राम कितना पहले आ चुके हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति का काल ही आप देखते हैं कि 700 ईस्वी से लगभग पढ़ाया जाता है। तो फिर ये भी यहाँ पे दिखता है कि अभी ये भगवान राम के वंशज कैसे हो सकते हैं। तो ये सब भी इतिहासकार में बहुत सारे मतभेद हैं, उन्हें हमें नहीं देखना है। मेनली हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और इनके जो है तो शुरू के जो शासक हैं, तो इनके बारे में ज्यादातर जानकारी मिलती नहीं है। तो हम देखेंगे जो प्रमुख शासक होते हैं उनके बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि वैसे भी इनके जो प्रमुख जो पहले के शासक हुए हैं उनके बारे में उतना पता है नहीं, इतिहासकार उतना लिखे नहीं है, उतना साक्ष्य वगैरह नहीं मिले हैं। इस वजह से जो शक्तिशाली है उसके बारे में साक्ष्य और जो इतिहासकार लिखे हैं उसको हम लोग इसमें देखें। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सारे ये जो राजपूत वंश आप देख रहे हैं, राजपूत शासक जो है, राजपूत छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं, तो ये सारे प्रतिहार जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, तो इनके ही सामंत थे। और बाद में धीरे धीरे जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर होने लगता है और ये अपने आप को स्वतंत्र करके छोटे छोटे राजपूत राजवंश यहाँ पे उत्पत्ति होते हैं, तो सभी प्रतिहारों से ही निकले रहते हैं ये राजा। और इसमें सबसे शक्तिशाली या फिर जो प्रमुख राजा थे, तो इनको माना जाता है अर्णोराज के पुत्र जो थे विग्रहराज चतुर, विसल देव 1153 से लेके 63 में हुए। तो मतलब ये कुछ प्रमुख शासक थे शक्तिशाली शुरू के, जिसमें अर्णोराज को आप देख सकते हैं। और उनके अर्णोराज का आप शासनकाल देखेंगे कि 1113 ईस्वी में लगभग था और 1133 तक चलता है। फिर विग्रहराज चतुर्थ आते हैं, विसल देव आते हैं, इनका शासनकाल आप देखेंगे 1153 से 1163 चलता है। और जो अर्णोराज थे, तो इनके द्वारा जो अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि बादशाह जो जहांगीर रहता है, यहीं पे जो ये झील का निर्माण कराए रहते हैं, अन्ना सागर झील, यहीं पे ये दौलत बाग जो नगर रहता है उसका निर्माण कराता है जहांगीर। तो अब शक्तिशाली में आप देखेंगे कि अर्णवराज को भी, मतलब इनिशियल फेज में जो शक्तिशाली थे अर्णवराज, और अर्णवराज जो रहते हैं, ये जो शासक है अर्णवराज, तो ये अन्ना सागर झील का निर्माण कराते हैं। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि मुगल बादशाह जो जहांगीर रहता है, ये दौलताबाद नगर का निर्माण करा देता है और अन्ना सागर जो झील रहता है वहां पे, तो ये रहते हैं। और फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, इनके पुत्र रहते हैं और इनको विसल देव भी बोला जाता है। और इनका शासनकाल आप देखेंगे 1153 से लेके 1163 तक चलता है विग्रहराज। और यहाँ पे यही करते हैं कि तोमर जो राजवंश रहता है उनसे दिल्ली को छीन लेते हैं। तो मैं आपको तोमरों के बारे में दिखा देता हूँ। तोमर तो आपको यहाँ, लेकिन ये तोमर यहाँ पे था और इनसे दिल्ली को छीन के फिर यहाँ पे ये राजधानी बना लेते हैं जो विग्रहराज रहते हैं। और इसी को लेके आप देखेंगे कि जयचंद से इसका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है जब तोमर पे अपना शासन कर लेता है। और इनका जो शासन काल है
बिगड़ा राज का आप देखेंगे तो ये मतलब सबसे प्रतापी राजा थे यहाँ पे चौहानों का, और इनके शासनकाल में बहुत सारा उत्थान वगैरह हुआ रहता है, और इनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखिए। और बिगड़ा राज के द्वारा ही आप देखेंगे कि हरिकेली जो नामक संस्कृत नाटक है, इसकी रचना कराई जाती है बिगड़ा राज द्वारा। मतलब कि ये संस्कृत के और भी भाषा वगैरह के बहुत अच्छे विद्वान फिर ये कराते हैं कि हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना भी ये कराते। तो ये तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट लिखा गया है, लेकिन मैंने ये बिगड़ा राज अच्छे और सबसे मतलब कि शक्तिशाली थे, इस वजह से मैंने बिगड़ा राज को यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे डाला गया है। और जो चौहान वंश थे ये प्रारंभिक मतलब प्रतिहारों के सामंत थे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम देख लेते हैं बिगड़ा राज के जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है इनके शासनकाल में, ये आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहला है कि इसमें विशलदेव नाम से भी जाने जाते थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, विशलदेव के नाम से जाने जाता है। और तोमर वंश के राजाओं से दिल्ली को छीन कर फिर अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो तोमरों से छीन के राजधानी बनाते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर इनका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। जो चौहान वंश रहते हैं और जो गहलवाल वंश रहते हैं जिसका राजा जयचंद रहता है, तो इसी वजह से ज्यादातर इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। और फिर जब आक्रमण होता है तुर्कों का, तो उस टाइम ये मदद नहीं करता है मोहम्मद गोरी के। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में एक विश्वविद्यालय था, इन्होंने ही बनवाया था बिगड़ा राज ने। तो बिगड़ा राज चतुर्थ जो थे ये अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। फिर जिसे बाद में करता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है वो तोड़कर इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करा देता है, जो कि राजस्थान में पहली मस्जिद मानी जाती है 2.5 दिन की झोपड़ा। लेकिन ये शुरू में एक संस्कृत विद्यालय आप मान सकते हैं, ये संस्कृत विद्यालय था, लेकिन इसको कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है तोड़ के मस्जिद बनवा देते। तो अब हम देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और ये माने जाते हैं कि ये चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, और इनका 1178 से लेके आप देखेंगे 1192 तक शासनकाल चलता है। 92 मतलब इनकी मृत्यु मानी जाती है कि हो जाती है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हम देखेंगे। और पृथ्वीराज चौहान रहते हैं सबसे प्रतापी राजा, और इनको जो राय पिथौरा नाम से भी जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और इनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, क्योंकि इनसे पहले भी 2 पृथ्वीराज आ चुके रहते हैं, इस वजह से इनको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, और इनको पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी आप कहीं कहीं देखने को मिलेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय से गोरी की युद्ध हुई थी। और जो ये रहते हैं इनको अंतिम शक्तिशाली राजा माना जाता है चौहान वंश का। और पृथ्वीराज जो चौहान रहते हैं, तो ये देखेंगे कि आप 1182 में चंदेल जो वंश के अंतिम राजा रहते हैं इनको हराते हैं। ये परमर्दी देव रहते हैं यहाँ के राजा, आप देखेंगे चंदेल वंश के अंतिम राजा, इनको ही पराजित करते हैं। और इसी युद्ध में देखेंगे कि परमर्दी देव के प्रसिद्ध 2 सेना नायक रहते हैं, अल्लाह और उदय, और इनकी भी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध। अल्लाह और उदय की 2 सेनापति ये काफी वीर रहते हैं। और चंद्रवर्धाई जो थे ये राजकीय इनके मतलब कि राजकवि इनके थे, पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की थी, और इनसे ज्यादातर चौहान वंश के बारे में हमें पता चलती है। और बहुत सारी कहानियां भी इसमें है जो पृथ्वीराज रासो है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी उसमें कहानियां मिलेंगी आपको इस वंश के बारे में, चाहे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चाहे मोहम्मद गोरी के बारे में, तो बहुत सारी इसमें कहानियां आपको मिलेंगी। और रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर भी बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी से होती है, और जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो ये सब पॉइंट मैं बहुत अच्छे से उसमें क्लियर कर रहा हूँ जब मैं आपको तुर्कों का आक्रमण पढ़ा रहा हूँ मेडिएवल हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर कोरिलेट कर सकते हैं अगर दोनों वीडियो को, चाहे दोनों प्लेलिस्ट को अगर आप देखते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज। और फिर होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गोरी जीता जाता है। पहले तो गोरी हार जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में, और बहुत सारा उसमें आप देखेंगे कि फिर गोरी की बेइज्जती होती है मोहम्मद गोरी की, और फिर वो जाता है वहां पे, और वो बहुत सारा तैयारी करके फिर आता है और फिर से युद्ध करता है। और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हारना पड़ता है इनको पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान से के मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं कि बंदी बना के वहां पे ले जाता है गोर में, फिर वहां की मृत्यु कर दी जाती है। और बहुत सारी इसमें कहानियां आपको ये भी मिलेंगी कि युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीजें थी, तो उतना हमें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है तो यही चीजें इतनी आएंगी इसमें, जो कि मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं इसमें परमार वंश के बारे में, और ये हमारा परमार वंश के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। और अगले वीडियो में हम चंदेल वंश, सोलंकी वंश और कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में हम देख लेंगे, तो ये तीनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे परमार वंश के बारे में। परमार वंश, तो पहले थोड़ा सा मैप देख लीजिए परमारों का।
यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शासनकाल है परमार शासकों का, और ये भी राजपूत राजवंशी है, और ये भी माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों से ही निकले हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों का मेन ही शासन था वहाँ पे, और फिर वो कमजोर हुआ तो धीरे धीरे टूट के ये सब छोटे छोटे राजवंश आ जाते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा आपको कि इनको भी अग्निकुंड से उत्पत्ति क्या माना जाता है, और बहुत सारे इतिहासकार इसमें देखेंगे कि प्राचीन क्षत्रिय की संतान मानते हैं। फिर बहुत सारे देखेंगे कि राष्ट्रकूट राजाओं का सामंत भी बोला जाएगा, जो राष्ट्रकूट मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण भारत के इतिहास में, तो इनका सामंत भी वगैरह बताया जाता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोग इसमें समझ सके। तो पहले हम देख लेते हैं जो इनके संस्थापक थे, तो ये उपेंद्र राज थे, और लगभग ये 800 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो लगभग मतलब उतना डेट फिक्स नहीं है, तो इसकी स्थापना उपेंद्र राज द्वारा मानी जाती है कि ये किए थे। और राजधानी जो इनकी थी ये धारा नगरी थी, और प्राचीन राजधानी उज्जैन में थी इनके परमारों की। तो अब जैसे मैंने बताया, कुछ अग्निवंश कहते हैं, कुछ क्षत्रियों की संतान कहते हैं, और अहमदाबाद में मिले परमार राजाओं के अभिलेख से, मतलब इनके ही अभिलेख से पता चलता है कि ये राष्ट्रकूट के सामंत थे। तो ये मैंने बताया कि ये कुछ सिद्धांत है जिससे हमें पता चलता है इनके इतिहास के बारे में। तो कुछ तो बोलते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए राजपूत हैं, और कुछ मानते हैं कि ये क्षत्रिय के ही संतान थे, और कुछ का बोलना है कि ये राष्ट्रकूट के पहले सामंत थे और बाद में ये अपना शासन स्थापित कर लेते। और प्रबंध चिंतामणि एक ग्रंथ है, और ये मेरुतुंग द्वारा इसकी रचना की गई है, और इससे हमें होता है कि परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी मिलती है, मतलब ये बुक है, साहित्य है, इससे हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है। और अलबरूनी और फरिश्ता के लेख से भी हमें इनके बारे में, परमारों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये अलबरूनी जो रहता है ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आता है, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेडिएवल हिस्ट्री में, तो वहाँ भी इसके बारे में बात हुई है। और तहकीक हिंद बुक जो है ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई है, जिससे भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। तो इससे भी इनके परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब जो राजा देखेंगे तो प्रमुख जो, जैसा कि मैं राजा के बारे में आपको बताता हूँ, तो पहले आप देखेंगे कि संस्थापक जो थे तो उपेंद्र राज थे, और ये माना जाता है कि ये राष्ट्रकूटों के सामंत ही थे, स्वतंत्र शासक ये नहीं थे। तो इनके बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया। तो अब हम जो महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में हम देखें, तो आप देखेंगे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक हुए तो ये वाकपतिराज मुंज हुए थे, और इनका शासनकाल लगभग आप देखेंगे कि 974 से लेकर 998 ईस्वी तक चलता है। और ये अब प्रसिद्ध है, तो कुछ उपाधियां तो धारण करेंगे ही। तो उत्पल राज, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, इन सब की उपाधियां ये धारण किए थे जो वाकपतिराज मुंज थे। और इनके आप दरबार में देखेंगे नौसहास चरित, परम गुप्त, दस रूपक, धनंजय, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान दरबार में इनके रहते थे। तो ये कुछ प्रमुख लोग हैं, पदम गुप्त, धनंजय, हलायुध, अमित गति आदि, ये कुछ विद्वान रहते हैं जो कि इनके दरबार में रहते हैं। और धार के पास इन्होंने एक मुंज सागर झील का भी निर्माण कराया था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है, इसके अनुसार माना जाता है जो ये वाकपति राजमुंज रहते हैं, ये चालुक्य राजा तैलभ को 6 बार पराजित किए रहते हैं। 6 बार पराजित करते हैं, और 7वीं बार होता है कि इनकी पराजय हो जाती है, और फिर तैलभ से ये हार जाते हैं। जब चालुक्य राजा तैलभ से, तो फिर इनको मार दिया जाता है, तैलभ वाकपति राजमुंज को। और फिर मतलब इम्पोर्टेंट शासक जो फिर रहते हैं ये आते हैं राजा भोज प्रथम। ये 1010 से इनका शासनकाल 1055 में माना जाता है। तो 1010 से 1055 तक इनका शासनकाल माना जाता है। राजा भोज जो प्रथम रहते हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट शासक रहते हैं, और इनको कविराज बोला जाता है क्योंकि इनके काल में 23 ग्रंथों की रचना कराई गई थी, तो इस वजह से इनको कविराज कहा जाता था। और इनको माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक थे। तो अब इनके बारे में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महान होगा और शक्तिशाली होगा, तो वो के काल में हर एक क्षेत्र में उत्थान हुआ होगा, इसी वजह से उसको शक्तिशाली या फिर महान बताया जाता है। तो वो सब चीजें आप समझ सकते हैं। और राजा भोज जो रहते हैं, ये एक राजधानी इनकी धार रहती है, और इसी में एक भोजशाला जो संस्कृत विद्यालय रहता है ये बनवाते हैं। मतलब धार में एक संस्कृत विद्यालय की रचना ये का निर्माण ये कराते हैं भोजशाला नाम से। और इनके द्वारा जो भोपाल है के पास एक भोजपुर नामक नगर भी बसाया था ये, तो इनके द्वारा ही ये भोपाल के पास में भोजपुर नामक एक नगर बसाया था इन्होंने। और ये बहुत महान थे, तो चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण के अनेक ग्रंथों को ये लिखते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। तो भोजपुर के दक्षिण में एक
भोपाल के दक्षिण में एक भोजपुर नामक झील का भी इन्होंने निर्माण कराया था, तो ये भी आप याद में रखेंगे। और राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में भी इन्होंने बनवाया था। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बनवाया था। मैंने जैसा बताया कि जो प्रमुख रहता है वो हर एक चीजों में उत्थान करता है, तो ये सब इन्होंने काम किया और ये सब चीजों इन्होंने बनवाया, इसी वजह से ये महान थे या फिर शक्तिशाली शासक। और उसके बाद भी बहुत सारे शासक आते हैं, तो जयसिंह प्रथम देखेंगे, उदयादित्य को देखेंगे, लक्ष्मण देव को देखेंगे, नववर्मन, बहुत सारे शासक आते हैं। लेकिन अब इतना छोटे छोटे शासक हैं और इनके बारे में उतना तर इतिहास के बारे में हमें पता भी नहीं चलती है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंतिम में इनका इतिहास, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और यशोवर्मन जो था ये अंतिम शासक था, और परमार वंश के बाद फिर तोमर वंश, चौहान वंश, अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो रहता है नसरत खां प्लस उल्लुग खां ने मालवा को पर अधिकार कर लिए। तो मतलब ये जीतते आ रहा था। फिर वहां पे देखेंगे कि पूरी तरह से जब राजपूतों को विजय किया जा रहा था, तो देखेंगे वहां पे परमार वंश, तोमर वंश, चौहान वंश सबकी अंततः समाप्ति कर दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति रहता है नसरत खां और उल्लुग खां, मालवा पर अधिकार जब ये लोग करते हैं इधर में, तो फिर इस वंश की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। तो ये मतलब जैसे वहां पे दिल्ली सल्तनत पूरा अपना विस्तार करने चलता है, तो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप देखेंगे नसरत खां और उल्लुग खां जो सेनापति रहते हैं, ये मालवा पे अधिकार करने के लिए बढ़ते हैं और पूरी तरह से ये राजपूत जो वंश रहते हैं इनको पूरी तरह से समाप्त करके अधिकार कर लिया जाता है। परमार, तोमरों पे भी, चाहमानों पे भी अधिकार, जैसे चौहान वंश, इन सब पे अधिकार पूरी तरह से कर लिया जाता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा 3 जो वंश है। तो इसमें हमने परमार वंश को बारे में देख लिया और चौहान या चाहमान जिसे बोलते हैं, और पहला हमने इसमें गारवाल वंश या राठौर वंश के बारे में। तो 3 ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये 3 हमारा अगले वीडियो में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही कृपया आप लोग देखते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी और उसमें हम राजपूत के बारे में वो जो 3 वंश हमारे यहाँ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी एंसेंट इंडिया की, और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसी थी। पूरी तरह से ये ओवरऑल होगा, समाज कैसा था। तो उसमें हर एक चीज हम साहित्य वगैरह, इतिहासकार जो लिखे हैं उसके बारे में, विज्ञान वगैरह के बारे में। तो मतलब ये ओवरऑल एक वीडियो होगा, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। और मेडिएवल चल ही रहा है तो वो आप देख सकते हैं। तो कृपया आप लोग इसको गाइस सीक्वेंस से देखें और रिवीजन बहुत ही जरूरी है, तो रिवीजन करते चले। और मेन है कि अब ये सब जो वंश है तो ये मैं एग्जाम के लिए टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब चीजें लिखी जाती हैं। नहीं तो अगर एक एक वंश के बारे में अगर स्पेशल वीडियो बनाया जाए तो 1 घंटे 2 घंटे में उनके बारे में हर एक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक शासक के बारे में बताई जा सकती है, उनके कार्य के बारे में बताई जा सकती है, लेकिन वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, इस वजह से मैं आपको नहीं बताता। तो ये सब आपको समझना होगा एग्जाम के लिए। तो कृपया आप लोग इसको ऐसे ही देखते हैं ताकि आप लोग को फायदा हो सके। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये 2 वीडियो में हम आगे वाले एंसेंट इंडिया को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।